सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सेकंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर जो आपका होता है वो कौन सा होता है? तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान का। और यहाँ पर पूरा इसका सोल्यूशन में लेकर के आया हूँ, जो कि आपका नंबर होता है 25 नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, इसका हम आपको पता है 25 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए, जो कि आपको पता है 1 घंटे का पेपर यहाँ पर होता है। सभी प्रश्न के अंक जो है उनके सम्मुख दिए गए हैं और सभी को पता है इसमें 25 और 75 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है ना। लेकिन 25-75 शब्दों मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका कोई भी महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। इसका कोई भी महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम अपने चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर, देखते हैं इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पहला हो जाएगा कि जल जूल मात्रक है, ठीक है ना। जूल मात्रक होता है कार्य का, ऊर्जा का, कार्य ऊर्जा दोनों का या शक्ति का। तो जूल मात्रक होता है ऑप्शन नंबर 3 के साइड चला जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कार्य और ऊर्जा दोनों का। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं हम लोग, दिया गया यहां पर कि रबी की फसल है। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं कि रबी की फसल है। मैंने आपको काफी बार बताया है रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ, रबी, जायद। मैंने काफी बार आपको बताया है। पहला मक्का, ज्वार, बाजरा या चना। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जितने भी साथी यहाँ पर चना के साइड लगा के आए हैं, चना को लिख के आए हैं, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, चना हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर थर्ड नंबर दिया गया कि चंद्र ग्रहण की घटना होती है, अमावस्या को होती है, पूर्णिमा को, अमावस्या की रात या कभी नहीं। तो साथियों यहाँ पर थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा के दिन होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड चला जाएगा, ठीक है ना, पूर्णिमा के दिन। अगला हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ नंबर, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि डीपीटी के टीके से बचाव होता है। मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। डीपीटी के टीके से बचाव होता है डिप्थीरिया का, काली खांसी का या टेटनेस का, या फिर यहां पर हो जाएगा उपरोक्त तीनों का। तो साथियों डीपीटी के जो टीके लगते हैं वो तीनों के लिए। पहले क्या होते थे, अलग अलग टीके आते थे। जो क्या होता था कि जो शिशु होता था, बच्चा होता था, वो ज्यादा परेशान हो जाता था। लेकिन अब एक टीके में तीनों इंक्लूड कर दिए गए, यानी कि डिप्थीरिया का भी यही होता है और एक ही टीका, यानी डीपीटी का टीका लग गया, समझ लीजिए डिप्थीरिया का लग गया, काली खांसी का, टेटनस का, तीनों का लग गया, यानी उपयुक्त तीनों के साइड चला जाएगा। जितने भी साथी यहाँ पर फोर्थ नंबर लगा के आए हैं, करेक्ट आंसर उन सभी का। अगला 5 नंबर हो जाएगा कि CaSO4 में Ca की संयोजकता होती है, तो +1 सभी का कंफर्म। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर। तो यहां पर आ चुके दोस्तों अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर। यहां पर कुछ भी अलग से नहीं आया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया गया। और मैंने आप सभी को बताया था कि एक समीकरण आपको जरूर से जरूर आया था। मैंने समीकरण, ठीक है ना, समीकरण में काफी सारे बच्चे मजाक में ले रहे थे उसको और यही सोच रहे थे कि सर समीकरण ये मैंने देखा ही नहीं कभी आज तक, प्रीवियस पेपर में आया ही नहीं, तो ये अब कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। सभी लोग लगभग कह रहे थे कि प्रीवियस में जब नहीं आया है आज तक, तो अब की बार कैसे आ जाएगा। तो अब आप आंखें खोल के देख लीजिए कि हाँ ये कैसे आ गया है। छठा नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो नाभिक के विखंडन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा में होता है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहां पर होता है कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक के उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है ना। इसकी परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखना है। तो प्रथम के उत्तोलक क्या होता है, इस प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, अभी मैंने सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कल ही मैंने आपको बता दिया कि इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है। इस वजह से सुबह मैंने जितने भी साथी सुबह वीडियो देखे होंगे उत्तोलक का, उन सभी को ये क्वेश्चन तो बिल्कुल छूटा ही नहीं होगा। यानी इस प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, आलम्ब, आयास तथा भार के बीच में होता है। जो आलम्ब होता है वो आयास तथा भार के बीच में होगा, ठीक है ना। इसका मैंने उदाहरण भी आपको बताया था। उदाहरण क्या बताया था, कैंची, हैंडपंप, प्लास, ये सभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। हैंडपंप का हत्था, ये सभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर प्रथम वर्ग के उत्तोलक, मैंने ये क्वेश्चन आपका सुबह के टाइम आउट कर दिया था कि इससे आपका 1 नंबर पूछा जाएगा और जितना पढ़ाया गया है उतने में से ही आया है। जिन्होंने अति लघुत्तरी वाली कल की वीडियो बहुविकल्पी वाली देखी होगी, वो निश्चित रूप से पूरा का पूरा पेपर बहुत ही अच्छा पेपर करके आएंगे। उसके बाद जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन के दो उदाहरण लिखिए। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी हैं, और वसा में घुलनशील जो बाकी की विटामिन बच जाती है, KEDA, ठीक है ना। यानी कि जल में घुलनशील को छोड़ करके जितने भी होती है वो सारी की सारी वसा में घुलनशील होती है, ठीक है ना। जल में घुलनशील जैसे BC हो गया, उसके बाद जो हमारी जितनी भी विटामिन बची हैं वो सारी की सारी वसा में घुलनशील होती हैं। जल प्रदूषण के मुख्य कारण, ये तो सभी को कंफर्म ही होगा, जल प्रदूषण के मुख्य कारण, यानी जल से क्या क्या प्रदूषित होता है, क्या प्रदूषण होता है, सबको पता होगा। ये तो क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं है। वसा को कितने समूहों में बांटा गया, ये भी क्वेश्चन सभी को पता होगा। लगभग वसा को कितने समूहों में बांटा गया है, संतृप्त, एकल, असंतृप्त और बहु असंतृप्त। ये वसा के
तीन समूहों में बांटा गया है, ठीक है ना। कितने समूह में बांटा गया है? 3 समूहों में वसा को बांटा जाता है। अगला दिया गया है कि दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। यहां पर ये समीकरण आ गई। मैंने बोला था कि एक समीकरण अवश्य रूप से अब की बार आएगी और निश्चित रूप से आई, ठीक है ना। जब मैंने आपको पढ़ाया था आम्ल क्षार व लवण वाला चैप्टर, उसमें मैंने पूरी समीकरण आपको बताई थी। उसी में से ये समीकरण है, उसी में से ये समीकरण है। और लगभग साथी जो कह रहे थे कि सर ये प्रीवियस में तो आया नहीं आज तक, तो ये कैसे आ सकता है। तो अब आप देख लीजिए कि ये जब प्रीवियस में नहीं आया तो ये आप बताइए कैसे आ गया, ठीक है। तो यहां पर समीकरण यानी CaCO3 + 2HCl बना के क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा। पहली बात यहां पर क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा, प्लस का क्या बनेगा? प्लस का H2O बनेगा, ठीक है ना। प्लस का H2O और प्लस का CO2, ठीक है ना। CO2 और ये ऊपर की ओर यानी उत्सर्जित, यानी यहां पर CaCl2 + H2O + CO2 बनेगा, ठीक है। इतना काम जितने लोग करके आए हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ लघुत्तरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लघुत्तरी क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। बहुत ही तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, काफी बार आपको ये बताया भी गया, जितने भी साथी देखे होंगे। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव लिखिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कि मृदा प्रदूषण के क्या स्रोत हैं और उसके प्रभाव क्या है। मनुष्य में स्वतंत्र तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये मैंने आप सभी को बताया भी था, ये मैंने आप सभी को दिखाया भी था। कब? ये क्वेश्चन जो था ये आपका 2017 में पूछा गया भी था, ठीक है। और उसके बाद हमारा जाता है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इनमें प्रारंभ अविकसित केंद्रक होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होती है? इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? यह आदिम कोशिकाएं होती है और यह सुविकसित कोशिकाएं होती है। कौन सी? यूकैरियोटिक। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जो कोशिका होती है, कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है और कोशिका एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। ये हो जाती है यूकैरियोटिक कोशिका में। उसके बाद यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक कला तथा केंद्रिका जो होती है उपस्थित होती है, ठीक है। इसमें अनुपस्थित होती है और इसमें क्या होती है? उपस्थित होती है। बहुत आसान था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मैंने आप सभी को अभी बताया था, बताइए 2-3 नंबर आपके कंफर्म हो गए। 3 नंबर आपके कंफर्म हो रहे हैं किससे? सिर्फ और सिर्फ उत्तोलक से आपके 3 नंबर कंफर्म हो रहे हैं। जिन भी साथियों ने उत्तोलक की सुबह वाली वीडियो को देखा है उनके 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। यानी ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, देन ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका 1 नंबर का था। 3 नंबर कंफर्म हो जाते हैं सुबह की वीडियो से। जिन भी साथियों ने नहीं देखा उनके लिए तो यहां पर दोस्तों उत्तोलक क्या है, ठीक है ना। उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक के प्रकार बताइए, उदाहरण सहित समझाइए। तो सभी को पता है उत्तोलक क्या होता है, यानी मशीन के सरलतम रूप को क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। और इसका उपयोग हम किसी न किसी रूप में अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि चिमटा पकड़ना, प्लास, तुला यानी जिसे तराजू कहते हैं, इन सब का उपयोग होता रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ लेबर, यानी कि उत्तोलक होते हैं 3 प्रकार के। कि कौन कौन से? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है उसमें क्या होता है? आलम्ब, आयास तथा भार के बीच में मध्य में होता है। जैसे कि इसमें आपका आ जाता है, क्या क्या आ जाता है? इसमें आपका तराजू आ जाता है, नल पंप का हत्था आ जाता है, कैंची आ जाती है, सड़ासी आ जाती है, प्लास आ जाता है, ये सब आ जाता है। बात करते हैं हम लोग द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। इसमें क्या होता है? उत्तोलकों में आलम्ब एक सिरे पर स्थित होता है तथा आयास व भार आलम्ब के एक दिशा में इस प्रकार कार्यरत होते हैं कि इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। इसमें क्या आपका आ जाता है? इसमें आपका जैसे आ जाता है बादाम फोड़ने वाला यंत्र आ जाता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन आ जाती है, सरौता आ जाता है, ये सब इसमें आ जाता है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरा हमारा आ जाता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। यानी इस उत्तोलकों में क्या होता है? आलम्ब एक सिरे पर स्थित होता है, ठीक है ना। आलम्ब जो होता है वो एक सिरे पर स्थित होता है तथा आयास व भार आलम्ब की एक दिशा में इस प्रकार कार्य करते हैं कि इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे इसमें अगर हम इनके उदाहरण कुछ ले लेते हैं तो इनके उदाहरण आपको पता है ना कि हाथ का जो अग्रभाग होता है ये आ जाता है उसमें, और सिलाई की मशीन का जो पायदान होता है वो आ जाता है, ठीक है ना। और इसी में आपका चिमटा आ जाता है, और इसी में मुंह के जबड़ों का जोड़ा भी आ जाता है, और साइकिल का पैडल भी आ जाता है। ये इतने आ जाते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। तो अगर आपने इतना किया है तो 2 नंबर तो आपके कंफर्म हो ही गए होंगे। 2 नंबर प्लस ऊपर का 1 नंबर, यानी इससे अगर आप एक याद कर लेते कि उत्तोलक क्या है, उत्तोलक के प्रकार, सारे प्रकारों के बारे में याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 3 नंबर कंफर्म हो गए होंगे, ठीक है ना। बहुत आसान पेपर था साइंस का, सब लोग रट के गए होंगे।
अगला हो जाएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए, ठीक है ना। तो इसका उपयोग भी आप लोग लिख लीजिएगा। हालांकि इसका सूत्र देख लेते हैं हम लोग, विरंजक चूर्ण क्या है। चलिए भाई यहां पर हम लोग देख लेते हैं पहला विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2, CaOCl2 होता है इसका, ठीक है ना, CaOCl2 होता है। देन हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा का जो होता है, बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है इसका, NaOHCO3, NaHCO3, NaHO नहीं होता है, NaHCO3 होगा। उसके बाद बेकिंग सोडा का जो होता है, बेकिंग सोडा का होता है क्या होता है, बेकिंग सोडा का होता है Na2CO3, Na2CO3। बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का आपका हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा, और धावन सोडा का आपका हो जाएगा Na2CO3। धावन सोडा क्या होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। और इसका उपयोग लॉन्ड्री, कांच बनाने तथा डिटर्जेंट पाउडर बनाने में किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर बेकिंग सोडा की, ठीक है ना। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 होता है, यानी इसका उपयोग बेकिंग पाउडर की तरह किया जाता है, यानी पेट की अम्लीयता को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशमक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन बनता है वो होता है संतुलित आहार क्या है, मनुष्य के संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। तो ये तो कहानी आप लिख ही सकते हो, या मान के चलिए यहाँ पर जो आपके 18 क्वेश्चन थे बहुत ही ज्यादा आसान थे क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आसान थे। और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताया गया, ठीक है ना, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो आपको नहीं बताया गया है। लास्ट में वीडियो में मैंने आपको ये भी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर का नाम क्या है साथियों, अम्ल, क्षार व लवण, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया गया था लास्ट में। ये चैप्टर जो था ये भी आपका कंप्लीट कर दिया गया था। ये चैप्टर आपका बचा हुआ था, और ये चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब इनमें से आपके 2 क्वेश्चन फंस गए, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन फंस गए इस चैप्टर को कंप्लीट करने से, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और कितने नंबर आप लोगों ने करके आए हैं, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों के इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।